नमस्कार, आदाब। मैं हूं त्रिदीप रमण। कौन बनेगा मुख्यमंत्री के इस स्पेशल एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बिहार का फैसला जल्दी ही आने वाला है, जो तय करेगा कि सूबे में किसकी बनेगी सरकार और कौन होगा दरकिनार। आज के अपने खास एपिसोड में हम बात करेंगे बिहार चुनाव में अहम भूमिका निभाने वाले इन 3 महत्वपूर्ण किरदारों की, यानी बात करेंगे महिला और युवा वोटरों की और नई क्षेत्रीय पार्टियों की। जानने की कोशिश करेंगे कि मतदान में कैसी रही इनकी हिस्सेदारी और उनके मतों का रुझान कितना प्रभावित कर सकता है चुनाव परिणामों को। हर रोज की तरह आज भी स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार और चुनाव विश्लेषक मुकेश रंजन, जिन्होंने बिहार चुनाव में बनते बिगड़ते चुनावी समीकरणों पर अपनी पैनी नजर बनाए रखी है। मुकेश जी, अगर बात महिला वोटरों की करें तो 2010 के चुनाव में भी हमने देखा तकरीबन 3% पुरुष वोटरों की तुलना में महिला वोटरों का ज़्यादा मत प्रतिशत रहा। वोटिंग जो ट्रेंड है, और इस दफ़े के चुनाव में भी यही देखने को मिला। तो जो महिला वोटर बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है इस चुनाव के महापर्व में, इसके क्या संकेत पकड़े जा सकते हैं? देखिए, पहले एक बात तो हमें समझना होगा कि ये महिलाओं का वोट प्रतिशत ज़्यादा क्यों होता है बिहार में। इसका सीधा सीधा संबंध पलायन से है। गांव के गांव ऐसे कई गांव हैं जहां पुरुषों की संख्या महिलाओं से कम है। तो अब चुनाव के वक्त जो पुरुष होते हैं वो आ पाते हैं, कई बार नहीं भी आ पाते हैं। तो एक ये है कि जो महिलाओं का प्रतिशत है वो इसलिए नहीं है कि महिलाएं बहुत सजग हैं वहाँ की और इसलिए उनका वोट प्रतिशत ज़्यादा होता है। बीजेपी का जो दावा है माइक्रो लेवल बूथ मैनेजमेंट का, उन्होंने बहुत करीने से इस बात का दावा किया है, तो क्या इसका कुछ फ़ायदा मिला है उनको? देखिए, ऐसा है कि इस बात का फ़ायदा, देखिए ये बात उनको समझ में आ गई थी पहले ही, और बूथ के ऊपर अमित शाह का बयान भी है इस पे कि हमारा करीब 80% बूथ पे हमारे कार्यकर्ता और डेडिकेटेड कार्यकर्ता तैनात हैं। तो इस तरह के हालात में जो पॉलिटिकल पार्टी परिवारों के बीच में अच्छी पैठ रखता है और वहाँ से लोगों को, जो बुजुर्ग और महिलाएं घर पे हैं, उनको बूथ तक लाता है, वो चुनाव उनके फेवर में जा सकता है। चलिए, एक खुला मैदान है, ये खुली चर्चा हम आगे भी जारी रखेंगे। आइए हम सबसे पहले ग्राफिक्स की मदद से समझने की कोशिश करते हैं कि इस चुनाव में महिला वोटरों का कैसा रहा रुझान। इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में महिला वोटरों की भूमिका को लेकर भ्रम की स्थिति बनी रही, और यही भ्रम इस पूरे चुनाव को रोचक बना रहा है। चुनाव आयोग के अनुसार इस बार कुल 6 करोड़ 68 लाख वोटरों में से 3 करोड़ 11 लाख महिला वोटर हैं, मतलब कुल 46% महिला वोटर्स हैं। 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में अगर शुरुआती चरणों को पैमाना माना जाए तो महिलाओं ने पुरुषों से ज्यादा बढ़ चढ़कर मतदान किया है। पहले चरण में कुल वोटिंग हुई 57%, जिसमें महिला मतदाताओं का वोट प्रतिशत 59.5% रहा। पुरुष मतदाताओं के वोट का प्रतिशत 54.5 रहा। दूसरे चरण में कुल वोटिंग 55% रही, जिसमें महिला मतदाताओं के वोट का प्रतिशत 57.5% रहा, तो पुरुष मतदाताओं के वोट का प्रतिशत 52.5% रहा। तीसरे चरण के मतदान में कुल वोटिंग 53.32% रही। महिला मतदाताओं के वोट का प्रतिशत 54% रहा, तो वहीं पुरुष मतदाताओं के वोट प्रतिशत 52.5% रहे। चौथे और 5वें चरण में भी महिला मतदाताओं का यही उत्साह कायम रहा। महिला मतदाताओं की बढ़ती भागीदारी पर दोनों ही गठबंधन अपना अपना दावा ठोक रहे हैं। दोनों की अपनी दलीलें हैं। महागठबंधन की तरफ से दी जा रही दलीलों के मुताबिक ये वोट नीतीश के नाम पर मिल रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार ने बिहार की महिलाओं को ध्यान में रखकर कई वायदे किए थे। नीतीश कुमार का एक वायदा यह भी था कि अगर उनकी सरकार बनी तो सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 35% आरक्षण दिया जाएगा। नीतीश कुमार ने यह भी वादा किया कि दोबारा सत्ता में आने पर वो शराब की बिक्री बंद कर देंगे। यह बात और है कि उनके ही राज में शराब की अंधाधुंध बिक्री के दौर शुरू हुए, जबकि विपक्ष का कहना है कि नीतीश के लालू से जुड़ने की वजह से महिला वोटरों का मोहभंग हो चुका है। लॉ एंड ऑर्डर के बिगड़ने का अंदेशा उन्हें नीतीश का साथ छोड़ने को मजबूर कर रहा है। बीजेपी के करीबियों का यह भी मानना है कि महिलाएं संस्कृति, धर्म और परंपरा में विश्वास दिखाते हुए एनडीए गठबंधन के लिए वोट कर रही थी। वहीं महिला वोटरों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आकर्षण अब भी कायम है। मोदी की चुनावी रैलियों में इसकी बानगी देखने को मिली।
अब किसकी बात सही साबित होती है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। इतना जरूर है कि बिहार चुनाव परिणामों पर गहराता धुंध धुरंधर राजनेताओं की नींद खराब कर रहा है। मुकेश जी, देखिए, ये जो आप नरेंद्र मोदी वर्सेस नीतीश कुमार की जब बात करते हैं महिला वोटरों को लेकर, तो देखिए एक चीज़ है, एक वादा है, एक धरातल है। अब पिछले चुनाव के पहले नीतीश बाबू ने कहा था कि हम 50% आरक्षण देंगे लोकल सेल्फ बॉडीज़ में, यानी कि म्यूनसिपैलिटी और पंचायत में। तो जो उन्होंने बोला वो करके दिखाया था। एक बड़ा इंटरेस्टिंग है इसमें कि उन्होंने वादा किया था कि हम महिला जो बच्चियां हैं उनको हम साइकिल देंगे। पिछले 6-7 साल से साइकिलें मिली। वो जो बच्चियां 6-7 साल पहले साइकिल से जाकर स्कूल पढ़ने गई, वो मैट्रिक पास कर गई हैं, अब 12th में पढ़ रही है, 12th पास कर गई हैं कई तो उसका कहने का मतलब ये है कि वो एक नया जो वोटर बना, जो महिलाओं के बीच में जो अर्बन और कस्बाई वोटर हैं, वो एक तरह से नेचुरल सपोर्टर मुझे दिखते हैं नीतीश कुमार के। पर जो वादा है और जो अपील है नरेंद्र मोदी का, उसको भी डिनाई नहीं किया जा सकता है। तो अब इन दो के बीच की लड़ाई है। देखा जाए तो 2010 के चुनाव में महिला वोटरों की जो प्रतिशत था, वोट प्रतिशत, वो पुरुष मतदाताओं से कहीं ज़्यादा था। 51.5% पुरुष मतदाताओं की तुलना में महिला मतदाताओं के वोट का प्रतिशत 54.5% रहा। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में महिलाओं ने भाजपा को भारी बहुमत से जिताया। इसको ही आधार बनाकर एनडीए की उम्मीदें महिला मतदाताओं पर टिकी है। अगर 2014 के चुनाव नतीजों को देखा जाए तो महिलाओं ने बढ़ चढ़कर मोदी के पक्ष में वोट किए थे। ये बात तो वो समा बदल गया है, वो वक्त बदल देखिए, गया है और मोदी का करिश्मा भी बहुत कुछ बदल गया है। तो क्या इन चुनाव में कुछ दोहराया जाएगा? नहीं, वही मैं कह रहा हूं कि 14 के चुनाव का पुनरावृत्ति होगा कि नहीं होगा, इसमें तो बहुत डाउट है, क्योंकि बहुत सारे जो राजनीतिक परिदृश्य हैं वो बदल चुके हैं। 17 महीने का एंटी इनकम्बेंसी केंद्र सरकार के ऊपर भी लग रही है। चलिए, 2014 का सियासी परिदृश्य भले ही बदल गया हो, पर महिला मतदाताओं में मोदी के प्रति आकर्षण लगातार बना हुआ है। मुकेश रंजन से हमारी चर्चा आगे भी जारी रहेगी। हमारी खास पेशकश कौन बनेगा मुख्यमंत्री में फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से वापस लौटकर हम अपनी चर्चा जारी रखेंगे। सच दिखाने की जिद बनी रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ, हम लौट कर आते हैं पल दो पल में। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बिहार विधानसभा चुनाव के चुनावी महासमर को एक दीगर नजरिए से देखने दिखाने वाले प्रोग्राम कौन बनेगा मुख्यमंत्री में अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आइए बात करते हैं बिहार चुनाव के दूसरे अहम किरदार यानी युवा मतदाताओं की। मुकेश जी, क्या रहा युवा मतदाताओं का रुझान? देखिए, युवा मतदाताओं की जब हम बात करते हैं तो कस्बाई और जो शहरी युवा हैं वो थोड़े एस्पिरेशनल है, उन्हें भी बहुत कुछ चाहिए। और उस एस्पिरेशंस को मीट करने के लिए नरेंद्र मोदी के जो भाषण हैं वो इसको इंगित करते हैं कि अपील बहुत ज़्यादा उनको लेकर है। उनकी रैलियों में जो भीड़ आ रही है और उसमें जो एज ग्रुप के बच्चे वहाँ दिखते हैं, वो एक उत्साह दिखता है और वो बहुत नेचुरल है। मुकेश जी से हमारी चर्चा यूँ आगे जारी रहेगी। आइए थोड़े विस्तार से समझते हैं युवा शक्ति की ताकत को। इस बार के बिहार विधानसभा के चुनाव में युवा वोटर निर्णायक साबित हो सकते हैं। बिहार में कुल मतदाताओं की संख्या 6,69,50,952 है, जिसका 30.72% हिस्सा यानी 2,05,30,000 साल से कम उम्र वाला वोटर है। इसमें से 3.66% यानी 24,55,000 ऐसी आबादी है जो पहली बार वोट डालने जा रही है। यह ऐसा तबका है जो बिहार के पारंपरिक सोच वाले वोटर से बिल्कुल अलग सोचता है। इसे जाति धर्म से ज्यादा अपनी पसंद नापसंद की फिक्र है, जिसे सिर्फ और सिर्फ अपने भविष्य की चिंता है। इसकी ताकत की झलक साल 2014 के लोकसभा चुनाव में दिख चुकी है। उस समय युवा वोटर मोदी मैजिक से बंधे थे, लेकिन वो देश का मामला था, अब चुनाव राज्य का है। मुकेश जी,
जो ये तकरीबन 25 लाख नए वोटर हैं जो पहली बार वोट कर रहे हैं, क्या ये एडवांटेज बीजेपी की स्थिति बना सकते हैं? देखिए, ये जो 25 लाख के वोटरों की बात आप कर रहे हैं, ये 25 लाख वोटरों में देखिएगा डिवीज़न होगा। और मैं आपको पहले भी कह रहा था, अब भी कह रहा हूँ कि वादा और हकीकत के बीच में एक तरह का उहापोह रहेगा इनके। और ये जो नए 25 लाख वोटर हैं, ये वही वोटर हैं जिनको नीतीश कुमार की सरकार से, जब भाजपा थी तब भी और उसके बाद भी, जो फ़ायदे मिले थे, उन फ़ायदों का गुणगान अभी वहाँ के चुनाव में हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी इनको ड्राइव करके अपने पीछे ले जा सकेंगे। तो अब जो सोशल मीडिया है उससे जो ये यूथ वोटर है जो पहली बार वोट करने जा रहा है, बहुत ड्राइव होता है। तो सोशल मीडिया पे जितने एक्टिव एनडीए के लोग हैं, क्या महागठबंधन के लोग सोशल मीडिया का उस तरह इस्तेमाल कर पा रहे हैं? देखिए, सोशल मीडिया पे जहाँ तक बात है सोशल मीडिया की, तो सोशल मीडिया में दोनों पक्ष उतने ही एक्टिव हैं। और यदि ढंग से कहा जाए तो बिहार को लेकर सोशल मीडिया उतनी एक्टिव नहीं है एनडीए की तरफ से, जितना कि नीतीश बाबू के पक्ष के लोग जो हैं वो ज़्यादा एक्टिव हैं। यानी सोशल मीडिया पर भी बराबरी की है टक्कर। हमारे विशेषज्ञ की राय से वाकिफ होने के बाद आइए एक नजर डालते हैं प्रमुख राजनीतिक दलों के चुनावी वादों पर, जो दोनों गठबंधनों ने युवा शक्ति को अपने फेवर में करने के लिए दिए। नीतीश कुमार ने अपने विजन डॉक्यूमेंट में पहले ही कहा है कि बिहार में युवा आबादी सबसे अधिक है और वे युवा बहुल राज्य के लिए शिक्षा, रोजगार के अवसर तथा कौशल विकास को सक्षम बनाने की ओर ध्यान देने की बात कह रहे हैं। नीतीश कुमार ने भरोसा दे रखा है कि वे स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना शुरू करेंगे, जिसमें 12वीं के छात्र 4 लाख रुपए तक का लोन पा सकेंगे। ब्याज में 3% की सब्सिडी भी मिलेगी। साथ ही हर प्रखंड में रोजगार के लिए युवाओं का पंजीकरण होगा। 20 से 25 साल की युवा बेरोजगारों को स्वयं सहायता भत्ता मिलेगा। 5 नए मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा भी उन्होंने की है। इसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के विकास के लिए 1.25 लाख करोड़ रुपए के स्पेशल पैकेज का ऐलान किया है। इसमें भी युवाओं को आकर्षित करने के लिए शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार सृजन पर खास जोर देने की बात कही गई है। प्रधानमंत्री ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय को पुनर्स्थापित करने और उसे केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देने की भी घोषणा की है। इस पर 500 करोड़ रुपए का खर्च होने का अनुमान है। बोधगया में आईआईएम की स्थापना पर भी 500 करोड़ खर्च होने का अनुमान है। अप्रशिक्षित बेरोजगार युवाओं को प्रशिक्षण और 25,000 युवाओं को पावर सेक्टर में प्रशिक्षण देने की घोषणा एनडीए सरकार पहले ही कर चुकी है। लालू प्रसाद के पुत्र तेजस्वी यादव ने युवा नेतृत्व को आगे बढ़ाने की बात कही है। कांग्रेस भी कमोबेश कुछ ऐसा ही कह रही है। तकरीबन 1 करोड़ युवाओं की भागीदारी आखिर के 2 चरणों में रही, जिसमें सबसे ज्यादा तकरीबन 49.5 लाख 30 से कम आयु वाले युवाओं ने आखिरी चरण में मतदान में हिस्सा लिया। जो आखिरी चरण के मतदान है, तकरीबन 50 लाख युवाओं ने इसमें हिस्सा लिया। तो किसके पक्ष में जा सकता है? देखिए, जहाँ तक वही मैंने कहा कि वादों की बात है, वादे दोनों तरफ से हो रहे हैं, दोनों तरफ से युवा चेहरे भी हैं मैदान में। यदि परिवारवाद का यदि ठीकरा लालू जी पे फोड़ना है तो फोड़ लिया जाए, लेकिन जैसे युवा कैंडिडेट की बात करें तो राजद में भी एक तरह से, राजद में पहले इस तरह के मॉडर्न कैंडिडेट्स नहीं दिखते थे जो कि अंग्रेजी हिंदी दोनों बोल सके। तो लालू जी के परिवार से जो बच्चे आए हैं इस बार चुनाव में, वो अंग्रेजी हिंदी दोनों बोल रहे हैं। उसी तरह से भाजपा के भी कई ऐसे कैंडिडेट हैं जो अंग्रेजी हिंदी दोनों बोल रहे हैं और विदेश में पढ़ जी लोजपा के जो कैंडिडेट हैं प्रिंस, वो लंदन से पढ़ के आए हैं। अश्विनी चौबे के जो बेटे हैं वो ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के आए हैं। सीपी ठाकुर के बेटे हैं, वो भी मॉडर्न हैं और अंग्रेजी हिंदी बोलते हैं। कौन बनेगा मुख्यमंत्री में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तब समझने की कोशिश करेंगे बिहार के इस बेहद रोचक चुनाव में क्षेत्रीय पार्टियों की बड़ी भूमिका की। आप बने रहिए हमारे साथ, हम लौट कर आते हैं पल दो पल में। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है 2015 के बिहार चुनावी महासंग्राम को एक नई जुबान देने वाले स्पेशल प्रोग्राम
कौन बनेगा मुख्यमंत्री में हमारी खास पेशकश में अब बारी है नई क्षेत्रीय पार्टियों की अहम भूमिका को समझने की। मुकेश जी, क्षेत्रीय पार्टियों की अगर बात की जाए तो किन का जोर चला इस बार? देखिए, कमोबेश इस बार का चुनाव मुझे तो बाइपोलर ही दिखा। अब जो क्षेत्रीय पार्टी आई तो क्षेत्रीय पार्टी एक गठबंधन या दूसरे गठबंधन में जाकर समा गई हैं, तो गठबंधन का जब चुनाव हो रहा है तो बाइपोलर हो गया। और एनडीए गठबंधन में ज्यादा ही क्षेत्रीय पार्टियां हैं। हाँ, एनडीए गठबंधन महागठबंधन की तुलना में देखा तो महागठबंधन में तो दोनों जो पार्टियां वो दोनों क्षेत्रीय हैं, खुद ही क्षेत्रीय पार्टियां हैं। तो अब जो बात करनी है हमें और इफेक्ट की बात करनी है तो 2 ही या 3 पार्टी मुझे दिखती है। एक तारिक अनवर भाई की पार्टी एनसीपी, पप्पू भाई की पार्टी जनाधिकार पार्टी और मांझी जी की पार्टी ना, मांझी जी की पार्टी तो गठबंधन में चली गई, या ओवैसी जी की पार्टी एमआईएम की बात करें तो अब पहले आ जाइए एमआईएम पे। एमआईएम का कोई इफेक्ट नहीं हुआ। एमआईएम फोकस भी कर रहा था सीमांचल की तरफ, जहां पे मुसलमान वोटरों की संख्या बहुत थी। एक तरह से एमआईएम को नकार दिया वोटरों ने चुनाव के पहले ही नकार दिया था। और जो पर्पस से वो आए थे और जो भी बातें हुई चुनाव के तैयारी के टाइम पे, वो तकरीबन 26 सीटों पर पप्पू यादव ने चुनाव लड़ा और उसमें कई सीटों पर उन्होंने मजबूती से उनके उम्मीदवार दिखे। तो अब मैं वही आ रहा था, पहले तो एमआईएम को आप रूल आउट करिए तो उनका कोई खास फर्क नहीं पड़ा। दूसरी पार्टी जो आई वो थी एनसीपी। जब पहले एनसीपी एक मोर्चा बना के मुलायम सिंह की पार्टी और पार्टियों को जोड़कर और लेफ्ट के साथ वो एक मोर्चा खोलना चाहते थे, वो भी फेल हुआ क्योंकि मुलायम सिंह ने बीच रास्ते में ही भाजपा का समर्थन करके और उनके फेवर में बोलकर उस पूरे कुनबे को तोड़ दिया। अब एनसीपी अकेली कुछ नहीं कर सकती है, तो एनसीपी का भी इफेक्ट कुछ खास नहीं है। तीसरा रहा जो पप्पू जी की पार्टी है, जन अधिकार पार्टी। मुझे लगता है यदि कुछ असर है किसी क्षेत्रीय पार्टी का इन 2 बड़े गठबंधनों को छोड़ दिया जाए तो वो सिर्फ जन अधिकार पार्टी का है। और जन अधिकार पार्टी सीमांचल के क्षेत्र में जहां जहां जैसे मधेपुरा, पूर्णिया, सहरसा, इस तरह के जो कई अररिया खगड़िया साइड में भी थोड़े बहुत कहीं कहीं पे, तो मुझे लगता है कि 7, 8, 10 सीट तक जीतने की हालत में है। वो जितने सीट सुपौल में काफी अच्छा करेंगे। तो जिस सीट पे पप्पू जी जीत गए या थोड़ा सा भी सेंध मारने में सक्सेसफुल, मधेपुरा की कुछ सीटों पे अच्छा कर सकते हैं। और अच्छा करने का तो यहां तक है कि वो कुछ ढंग से वोट ले आए ना, वो भी उनके लिए अच्छा हो जाएगा। चलिए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले आपको बिहार के इस चुनाव के नए सत्ता समीकरण से अवगत कराते हैं, जिसके बीच नई क्षेत्रीय पार्टियों की भूमिका बेहद अहम हो गई है। इस बार का बिहार विधानसभा चुनाव अपनी कई विशिष्टताओं के लिहाज से ऐतिहासिक कहा जाएगा। उनमें से एक है क्षेत्रीय और नई पार्टियों की जानदार भूमिका। मौजूदा बिहार की राजनीति के 3 प्रमुख केंद्र हैं, भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड जदयू। इनमें से 2 यानी राजद और जदयू एक ही खेमे में है, भाजपा उनके मुकाबले अकेली है। ऐसे में क्षेत्रीय और नई पार्टियों के साथ साथ राष्ट्रीय पार्टियों ने सत्ता के खेल को काफी रोचक बना दिया है। कह सकते हैं कि पार्टियां जो बड़ी है लेकिन यहां छोटी भूमिका में है, तो वही पार्टियां जो छोटी है लेकिन चुनाव में बड़ी भूमिका अदा कर रही हैं। कांग्रेस राजद और जदयू के साथ खड़ी है, वहीं एनसीपी सीमांचल के कुछ चुनिंदा इलाकों में सिमट कर रह गई है। आइए एक नजर डालते हैं ऐसी ही क्षेत्रीय पार्टियों पर। सबसे पहले बात करते हैं आरएलएसपी की। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का गठन 3 मार्च 2013 को हुआ। इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए के सीट बंटवारे के समय इस पार्टी की नखरे सुर्खियां बनी। आखिरकार कुशवाहा 23 सीट लेकर मान गए। इनके इतराने की वजह भी बेहद खास है। माना जाता है कि नीतीश के कुर्मी कुशवाहा वोट बैंक पर कुशवाहा वोटरों में सेंध लगाने का मादा रखते हैं, जिसकी आबादी प्रदेश में तकरीबन 7 से 8% है। इस बार के चुनाव में उनका मूड नीतीश की सेहत खराब कर सकता है। जानकार बताते हैं कि कुर्मी कुशवाहा वोटर नीतीश और लालू के गठजोड़ से निराश है। आने वाले वक्त में वो बहुत जल्द बताने वाला है कि पंखे की हवा ने किसको ठंडक पहुंचाई है, किसकी तबीयत खराब की है। कुशवाहा वोटरों का रुझान अगर देखा जाए तो जितनी उम्मीदें थी एनडीए को या एनडीए गठबंधन को, वो लगता नहीं है कि पूरी हुई है। देखिए, ऐसा है कि ये एक मुझे लग रहा है सुपर स्ट्रक्चरल, मतलब सतही एक सोच थी जो कि लोकसभा चुनाव ने इस सोच को सुदृढ़ किया था कि जो कुशवाहा वोटर है वो पूरा का पूरा टूटकर
एनडीए की तरफ आ जाएगा, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा और उनकी पार्टी और इसके कुछ संकेत 2014 के चुनाव ने देखने दिए को मिले। थे। जी। लेकिन असेंबली चुनाव आते आते हालात बदल गए, इसलिए उनके डिमांड पे ना, जो कुशवाहा जी जो डिमांड कर रहे थे उस पे अमित शाह पूरी अग्री नहीं कर रहे थे, तो आखिरी वक्त तक ये तनातनी तनी जारी बनी रही है। और आइए अब बात करते हैं हिंदुस्तान आवाम मोर्चा हम का गठन 8 मार्च 2015 को किया गया। इसकी नींव रखी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने। एनडीए का हिस्सा बनने में मांझी को बड़ा फायदा नजर आया। एक ही झटके में मांझी देश के कद्दावर दलित नेता रामविलास पासवान को चुनौती देते नजर आए। भाजपा ने भी मांझी का इस्तेमाल पासवान को मैनेज करने में सफलता के साथ किया। कहा जा सकता है कि नीतीश से दुश्मनी और पासवान से राड़ ने उन्हें मीडिया की सुर्खियां बटोरने में काफी मदद की। मांझी एनडीए की 21 सीटों को झटकने के साथ ही अपने कुछ साथियों को भाजपा की सीट पर सेट कराने में कामयाब रहे। क्या मांझी इस दफे के चुनाव में नीतीश के महादलित वोटों में सेंध लगाने में कामयाब हुए हैं? देखना दिलचस्प रहेगा और सवाल यही सबसे बड़ा भी है। दलित और महादलित मिलाकर 18% के करीब वोट है। देखना दिलचस्प रहेगा कि हम का टेलीफोन मोदी जी को कितनी अच्छी खबर देता है। मुकेश जी, देखिए, हम का टेलीफोन मोदी जी को अच्छी खबर देता है, पर दिक्कत तो ये है कि जो कॉल ड्रॉप मंत्री है वो मोदी जी के पाले में है, और वो भी बिहार से ही हैं। आइए अब बात करते हैं पप्पू यादव के जन अधिकार पार्टी की। जन अधिकार पार्टी का गठन 9 जून 2015 को किया गया। इसके संस्थापक राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने राजद से निष्कासित होने के बाद एक बड़ा दांव खेला है। बिहार की राजनीति में लालू यादव की जगह लेने की कवायद के रूप में इसे देखा जा सकता है। पप्पू यादव यादवों के एक बड़े नेता के रूप में खुद को स्थापित करना चाहते हैं। सही समय पर सही दांव खेला है पप्पू यादव ने। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि इस मुश्किल की चुनावी घड़ी में भाजपा के रहनुमा बनने का बड़ा मादा रखते हैं पप्पू यादव। ऐसी चर्चा भी आम है कि जब पार्टी के 26 कैंडिडेट जो मैदान में हैं इस तरह से उतारे गए हैं कि एनडीए को उसका फायदा मिल सके, यानी जहां यादवों के वोट निर्णायक हो सकते हैं वहां उसमें सेंध लगाकर बैलेंस करने की कोशिश है। कोसी और सीमांचल का इलाका जन अधिकार पार्टी का प्रभाव क्षेत्र माना जा सकता है। मतलब मुस्लिम और यादव बहुल इलाके में यह पार्टी भाजपा को प्यार भरी झप्पी दे सकती है। कितनी प्यार भरी झप्पी? देखिए, ये है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि जो इमोशनल अपील यादव वोटरों के लिए लालू जी ने किया है, और उन्होंने हर मैंने सभा दर सभा कहा कि ये मेरा अंतिम चुनाव है और मुझे समर्थन दो। काउंटर में जैसे पप्पू भी कहते हैं कि असली यादव नेता आज की डेट में कौन है, लालू अपना इनिंग खेल चुके हैं, अब ये मेरी बारी है। तो ये देखिए, यादव नेतृत्व का वर्चस्व की बात है। मुकेश जी, जो 3 नई क्षेत्रीय पार्टियों का गठन अगर माने हम आरएलएसपी की बात करें, हम की बात करें और जन अधिकार पार्टी की बात करें, तो किसकी संभावनाएं आपको बिहार में सबसे बेहतर दिखती है? देखिए, इन तीनों में जो एनडीए से बाहर है उसकी संभावना ज़्यादा है। और एक बात पहले भी कही गई थी, भाजपा वाले भी कह रहे थे कि यदि हम मांझी जी को एनडीए में न लाकर पप्पू जी की तरह यूज़ करते तो शायद ज़्यादा फ़ायदा होता, और उस बात को मैं भी मानता हूँ। यदि भाजपा को फ़ायदा लेना था तो मांझी जी को बाहर रखते तो कम से कम ये जो सीट बंटवारा, क्योंकि 2 दलित मांझी जी को बाहर रखते तो रामविलास पासवान को बैलेंस कैसे करते? नहीं, रामविलास पासवान को बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। रामविलास पासवान बिना पावर के रहने वाले नेता ही नहीं है। उनको तो यहाँ लॉलीपॉप सेंटर में दिए रहते हैं, वो अपने आप कंट्रोल में रहते हैं। आज के एपिसोड में बस इतना ही। हमारा ये प्रोग्राम पसंद आ रहा हो तो लिखें या मेल करें, एसएमएस करें या फोन करें। आपकी राय हमारे लिए बेहद मायने रखती है। आज बस इतना। कल फिर होती है मुलाकात इसी वक्त इसी चैनल पर सच दिखाने की इसी जिद के साथ। कौन बनेगा मुख्यमंत्री के एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए मैं त्रिदीप रमण अपने साथी मुकेश रंजन और एनटीआई मीडिया की पूरी टीम के साथ आपसे अनुमति चाहता हूं। नमस्कार। आज के अपने खास एपिसोड में हम बात करेंगे बिहार के चुनाव में प्रत्याशियों की पहचान पर हावी होते जातिवाद की।